दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। तो यहाँ पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में जानने से पहले एक बार हम शॉर्ट में प्लेटो के बारे में जान लेते हैं। प्लेटो का जन्म 428 ईस्वी पूर्व एक कुलीन परिवार में एथेंस में हुआ था। इसलिए शायद प्लेटो को वैभव, ऐश्वर्य और सौंदर्य बचपन से ही सौगात में मिला था। प्लेटो का जो बचपन का जो नाम था वो था एरिस्टोक्लीज, लेकिन उनके भरे पूरे शरीर और कद काठी को देखते हुए मतलब उनके जो कोच थे उन्होंने उनका नाम प्लेटो रख दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुकरात के पास गए थे, यानी प्लेटो के जो गुरु थे वो सुकरात थे और प्लेटो अपने गुरु सुकरात से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा अपने गुरु सुकरात से प्राप्त की थी। बाद में वे लोगों के जीवन के तरीकों, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक यात्रा पे चले गए थे। यात्रा के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विषयों पर यानी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर अलग अलग सिद्धांत दिए और एक फेमस बुक रिपब्लिक भी लिखी। तो जब न्याय के बारे में प्लेटो ने लिखा तो उस समय उन्होंने डायलेक्टिक मेथड को फॉलो किया था। मतलब ये एक ऐसा मेथड है कि जिसमें एक व्यक्ति एक विशेषज्ञ से बात करता है और फिर उसके विचारों, धारणाओं और अवधारणाओं को समझने की कोशिश करता है ताकि वह किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके और अपनी धारणाओं और अपने सिद्धांतों को अपने तरीके से बना सके। प्लेटो लोगों से बातचीत करने के लिए, उनके विचारों और उनके जीवन के तौर तरीकों को समझने के लिए यात्रा पे निकले थे। तो यहाँ प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत को सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ जैसा कि हमको पता है कि प्लेटो कुलीन वर्ग से थे, इसलिए राजनीतिक उनके खून में थी। लेकिन उनके जीवन में दो घटनाएं ऐसी घटी कि प्लेटो का राजनीतिक से विश्वास उठ गया और दार्शनिक प्रभाव की तरफ आकर्षित होने लगे। तो आखिर वो दो घटनाएं कौन सी थी? तो पहली घटना थी कि जब प्लेटो सुकरात के पास जाते थे तो उनके तर्क वितर्क को देख के, उनके ज्ञान को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। वो दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति सुकरात को मानते थे। सुकरात का प्लेटो के जीवन पर इतना ज़्यादा प्रभाव था कि मैक्सी को लिखना पड़ा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। और दूसरी घटना तब होती है जब उनके गुरु सुकरात को मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि सुकरात जो थे वो हर गलत बात का विरोध करते थे, तर्क वितर्क करते थे। इसलिए वहाँ के शासकों को लगता था कि ये लोगों को गुमराह करता है शासन के खिलाफ। इसलिए उनको पकड़कर 399 ईस्वी पूर्व मृत्यु प्रावधान दे दिया गया। और जब प्रावधान दे दिया गया तो ये जो घटना थी प्लेटो के दिमाग में बहुत गहरी छाप छोड़ गई। उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और जिस समय उनके गुरु सुकरात को ये सज़ा सुनाई गई थी उस समय प्लेटो मात्र 28 साल के थे। और इस घटना के बाद ही प्लेटो के जीवन में एक नया मोड़ शुरू होता है और फिर बस यहीं से उनके मन में राजनीतिक प्रभाव के प्रति रुझान कम हो गया और निकल पड़े एक अच्छी शासन प्रणाली की खोज में। उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की सिर्फ इसलिए कि एक अच्छी शासन प्रणाली की खोज की जा सके। उन्होंने यूनान, मिस्र, इटली जैसे देशों की यात्रा की। इस तरह से उन्होंने 12 सालों तक अलग अलग देशों की यात्रा की और फिर वापस अपने शहर एथेंस चले गए। और फिर वहाँ उन्होंने एक शिक्षालय, जिसे हम अकादमिक के नाम से जानते हैं, की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि ये यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था। प्लेटो अपना बाकी का जो जीवन था वो एक शिक्षक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में यहीं पर व्यतीत करते हैं। प्लेटो की इस अकादमी में वैसे तो सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन गणित शास्त्र और ज्यामिति पर प्लेटो का इतना ज़्यादा फोकस था कि वो इसको इतना इम्पोर्टेंट मानते थे कि उन्होंने अपने अकादमी के एंट्री गेट पर ये लिखा था, यानी कि ज्यामिति से अपरिचित कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश ना करे। तो इससे यहाँ अब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लेटो ज्यामिति को कितनी इम्पोर्टेंस देते थे। और इस तरह से एक टीचर के रूप में सेफ लाइफ जीते हुए 81 वर्ष की उम्र में 347 ईस्वी पूर्व में उनकी डेथ हो गई। प्लेटो ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे वो संवाद श्रेणी में लिखे थे। तो यहाँ संवाद का मतलब है प्रश्न पूछना और लोगों से उत्तर लेना। इसीलिए प्लेटो की बुक्स को संवाद भी कहते हैं।
प्लेटो ने 36 संवाद यानी कि 36 बुक्स लिखी थी। उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स थी, जैसे रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द फिलेबस। तो प्लेटो ने जो अपने न्याय सिद्धांत का जो वर्णन किया है वो अपनी इस पुस्तक रिपब्लिक में किया था। प्लेटो ने अपनी बुक में न्याय को इतना महत्व दिया था कि इसका मेन शीर्षक ही न्याय से संबंधित हो गया। ये जो बुक है इसे हम रिपब्लिक के नाम से तो जानते ही हैं, साथ ही इसे न्याय से संबंधित बुक के नाम से भी जानते हैं। तो इसे इंग्लिश में कंसर्निंग जस्टिस के नाम से जाना जाता है, यानी न्याय से रिलेटेड। तो यहाँ आपके ये समझ में आ गया होगा कि प्लेटो ने अपनी फेमस बुक रिपब्लिक में न्याय से संबंधित वर्णन किया है। तो जब प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उस समय जो न्याय सिद्धांत प्रचलित थे उन्होंने पहले उनका खंडन किया और फिर उसके बाद अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उस समय जो न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे वो 3 तरह के थे। पहला परंपरागत सिद्धांत, दूसरा क्रांतिकारी सिद्धांत और तीसरा कार्य कारण सिद्धांत। तो ये वो सिद्धांत थे जो उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। तो आइए देखते हैं कि ये सिद्धांत क्या कहते हैं और प्लेटो ने इनका कैसे खंडन किया। तो सबसे पहला सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक सिफालस और उनके पुत्र पॉलीमार्क्स थे। सिफालस के अनुसार सत्य बोलना और कर्ज को झुका देना ही न्याय है, और इसके साथ ही पॉलीमार्क्स के अकॉर्डिंग मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करना और शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करने की कला को ही न्याय कहते हैं। लेकिन वहीं प्लेटो ने न्याय की कुछ के लिए अच्छे और कुछ के लिए बुरे होने का समर्थन बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि न्याय वो है जो सबके लिए अच्छा हो, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी, मित्र के साथ साथ शत्रु के लिए भी। इसके बाद आता है दूसरा सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थ्रेसी मैक्स थे। थ्रेसी के अनुसार न्याय बलवानों के स्वार्थ सिद्ध का साधन है। उनका ये कहना था कि राज्य अपने हित के लिए कानून बनाता है और राज्य उस कानून को शक्ति के माध्यम से लागू करता है। मतलब यहाँ अगर एक व्यक्ति की नज़र से देखें तो एक समझदार व्यक्ति अपने को सुखी और संतुष्ट रखना चाहता है। तो यहाँ थ्रेसी के अनुसार इस तरह का आचरण ही उसके लिए न्याय है। वहीं प्लेटो ने थ्रेसीमेकस की सोच का, इस बात का खंडन करते हुए थ्रेसी की न्याय की उस परिवर्तनकारी धारणाओं को भी नहीं माना जिसके अनुसार न्याय हमेशा शक्तिशाली के पक्ष में होता है। प्लेटो थ्रेसी के इस विचार से तो सहमत थे कि शासक शासन की कला को जानता है, इसलिए उसे सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, लेकिन प्लेटो इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे कि शासक अपने हित के लिए शासन करता है। तो यहाँ पर सुकरात के जरिए प्लेटो ने तर्क प्रस्तुत किया कि जूता बनाने वाला स्वयं अपने बनाए हुए सारे जूतों को नहीं पहनता, किसान पैदा की हुई अपनी सारी फसल को नहीं खाता, ठीक उसी प्रकार शासक भी वह सारे नियम कानून नहीं बनाता जिससे सिर्फ उसी को लाभ हो। इसके बाद तीसरा सिद्धांत आता है कार्य कारण या व्यवहारिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक यानी विचारक ग्लूकोन थे। उनके अनुसार प्रारंभिक अवस्था में कमज़ोर लोगों की हालत बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी, उनको बहुत सारे तरह के कष्ट सहने पड़ते थे। ग्लूकोन ने इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए एक समझौता किया। ये समझौता इस उद्देश्य से किया गया था कि अब हम ना तो अत्याचार करेंगे और ना ही अत्याचार करने देंगे, और इस प्रकार कमज़ोर लोगों ने अपने हित के लिए न्याय का विकास किया। और लोग न्याय का पालन इसलिए करने लगे क्योंकि कानून तोड़ने वाले को दंड दिया जाता था। मतलब ये कि सज़ा के डर से लोग कानून को मानने लगे, और इसीलिए ग्लूकोन ने कहा कि न्याय भय का शिशु है और न्याय की उत्पत्ति भय से हुई है, क्योंकि लोग भय के डर से कानून का पालन करते हैं। तो यहाँ भी प्लेटो ने इस सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि मन मनुष्य का बाहरी तत्व नहीं है बल्कि एक आंतरिक तत्व है, इसलिए मनुष्य राज्य के नियमों का पालन राज्य के डर से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से करता है, क्योंकि वो राज्य के नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य समझता है। तो यहाँ पर इस तरह से प्लेटो अपने समय में प्रचलित न्याय के इन 3 सिद्धांतों का खंडन करते हैं और अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो अब हम आगे चल के ये देखते हैं कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत क्या दिया। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने से पहले हम एक बार न्याय को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत को जानने से पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि न्याय किसे कहते हैं। तो यहाँ न्याय उस व्यवस्था को कहते हैं जिससे मानव अधिकारों की रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। तो यहाँ न्याय शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद है जस्टिस। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा की JUS यानी जस से बना है।
जिसका अर्थ होता है बांधना या जोड़ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि न्याय का व्यवस्था से स्वाभाविक संबंध है। यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों, समुदाय और समूहों को एक सूत्र में बांधती है। किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था कुछ तत्वों को एक दूसरे से जोड़ने के बाद ही बनती है या पनपती है। इसलिए प्लेटो ने लिखा कि न्याय मानवीय आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। न्याय राज्य की प्राणवायु है। तो यहाँ ये दोनों ही बातें उनके द्वारा कही हुई है कि न्याय मानवीय आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। तो जब प्लेटो इस बात को बोलते हैं तो वह व्यक्तिगत न्याय को दर्शाना चाहते हैं, और जब ये कहते हैं कि न्याय राज्य की प्राणवायु है तो यहाँ वो राज्य से संबंधित न्याय को बताना चाहते हैं। तो इस तरह से प्लेटो के सिद्धांत में हमें न्याय के दो रूप दिखाई देते हैं, एक न्याय का व्यक्तिगत रूप और दूसरा सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। तो न्याय यहाँ एक ऐसा प्रश्न है जो समाज के लिए हमेशा से सेंटर में रहा है और हर युग में बहस से घिरा रहता है। पुराने समय से ही न्याय हर व्यक्ति की नैतिकता का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, और शायद यही वजह थी कि प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत तक पहुंचना जरूरी समझा। न्याय के सिद्धांतों का पता लगाना प्लेटो की रिपब्लिक में चिंता का विषय इस हद तक था कि इसे न्याय के संबंध में उपशीर्षक का भी नाम दिया गया। तो अब हम बात करते हैं कि प्लेटो की न्याय को लेकर क्या अवधारणा थी। प्लेटो न्याय को मनुष्य आत्मा का एक अनिवार्य गुण मानते हैं, और मनुष्य राज्य में साम्य दिखाने के लिए ये कहता है कि राज्य व्यक्ति का ही एक बड़ा रूप है, इसलिए राज्य के गुण और व्यक्ति के गुण समान हैं। यानी हर व्यक्ति के आत्मा में 3 तरह के गुण होते हैं। प्लेटो ने कहा कि ये तीनों तरह के जो गुण होते हैं ये हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, और व्यक्ति के 3 प्रमुख गुण होते हैं। पहला है बुद्धि या ज्ञान, दूसरा है भावना या साहस, और तीसरा है इच्छा या तृष्णा। तो यहाँ प्लेटो ने ये भी बताया कि ये जो बुद्धि होती है ये मस्तिष्क में पाई जाती है, और ये जो साहस होता है ये हृदय में होता है, और ये जो इच्छा या तृष्णा है इसका स्थान कमर के पास या पेट के पास होता है। सेम इसी तरह राज्य में भी 3 वर्ग प्रमुख होते हैं, जैसे इच्छा या तृष्णा का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्पादक वर्ग, शौर्य या साहस का प्रतिनिधित्व करने वाले सैनिक वर्ग, और बुद्धि या ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले संरक्षक या शासक वर्ग। मतलब ये कि जिस तरह इच्छा, साहस और बुद्धि का सही मिश्रण व्यक्ति में न्याय की सृष्टि करता है, ठीक उसी तरह से राज्य में उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग में उचित समन्वय न्याय की अवस्था की सृष्टि करता है। तो यहाँ व्यक्तिगत न्याय को समझने के लिए पहले हमें व्यक्ति की प्रकृति यानी व्यक्ति के नेचर को समझना जरूरी है, क्योंकि जहाँ हम व्यक्ति की प्रकृति को समझ गए वहीं राज्य की प्रकृति को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति का विराट रूप ही राज्य है, यानी प्लेटो व्यक्ति को राज्य की बहुत छोटी इकाई मानते हैं। प्लेटो लिखते हैं कि राज्य जो है वो मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य बलूत के वृक्ष या चट्टानों से नहीं निकलते, बल्कि इन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होता है जो उनमें निवास करते हैं। यानी राज्य कोई बाहरी चीज़ नहीं है, बल्कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों से हुआ है। लेकिन जब हम व्यक्ति के गुणों की बात करते हैं तो व्यक्ति में तीनों गुण पाए जाने के बाद भी किसी न किसी एक गुण की प्रधानता होती है। यानी कि कोई ना कोई गुण एक ऐसा होता है जो व्यक्ति में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो गुण व्यक्ति में ज़्यादा होगा वो उसका खास गुण होगा। मतलब यहाँ अगर किसी व्यक्ति में विवेक या बुद्धि का गुण हो सकता है, या किसी में भावना या साहस का गुण हो सकता है, तो किसी में इच्छा या तृष्णा या फिर संयम का गुण हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि अगर एक समाज में 100 लोग हैं तो उनमें से 25% लोग ऐसे हैं जिनमें बुद्धि का गुण ज़्यादा है, 35% लोग ऐसे हैं जिनमें साहस का गुण ज़्यादा है, और 40% लोग ऐसे हैं जिनमें संयम का गुण है। तो अब यहाँ प्लेटो ने इन सबको अलग अलग वर्ग में बांट दिया। जैसे जिनमें विवेक या बुद्धि का खास गुण है उनका एक अलग वर्ग बना दिया, सामाजिक वर्ग, जिसको उन्होंने दार्शनिक या शासक वर्ग का नाम दिया। और ऐसे ही जिनमें साहस का गुण ज़्यादा है उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, जिसे उन्होंने सैनिक या रक्षक वर्ग का नाम दिया। और जिनमें संयम का गुण ज़्यादा है उनका एक अलग वर्ग बना दिया गया, जिसे व्यापारी, उत्पादक वर्ग या सेवक वर्ग का नाम दिया गया।
तो ऐसे यहाँ पर प्लेटो 3 वर्ग का निर्माण करते हैं। पहला दार्शनिक या शासक वर्ग, दूसरा सैनिक या रक्षक वर्ग और तीसरा व्यापारी, उत्पादक या सेवक वर्ग। इस तरह से प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांट दिया। तो यहाँ अब हमारे समझ में आ गया कि प्लेटो ने नैतिक आचरण का आधार सद्गुणों को बताया। प्लेटो ने भी सुकरात की तरह सद्गुणों को विशेष महत्व दिया और इसीलिए प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय के आधार पर 3 और सामाजिक न्याय के आधार पर 4 सद्गुणों को नैतिक जीवन का आधार माना, जो इस प्रकार है: विवेक, साहस, संयम और न्याय। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट सद्गुण प्लेटो ने न्याय को माना। मतलब ये कि पहले के 3 सद्गुणों विवेक, साहस और संयम का सही तरह से पालन और उपयोग करने से चौथा व सर्वोच्च नैतिक सद्गुण न्याय की प्राप्ति होगी। तो प्लेटो ने इन सद्गुणों की व्याख्या व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए की है। उनका कहना था कि अगर तीनों वर्ग एक दूसरे के कार्यों में दखल न दें और सैनिक और व्यापारी वर्ग शासक वर्ग के आदेशों और निर्देशों का सही से और पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे तो राज्य न्यायपूर्ण होगा। तो यहाँ अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। प्लेटो का न्याय सरल शब्दों में सिर्फ इतना है कि समाज में जो व्यक्ति जिस वर्ग में है, जो उन्हें काम दिए गए, बस वो व्यक्ति अपने तय कामों को पूरा करे और दूसरों के कामों में दखलबाजी ना करे। बस यही प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत है। यानी शासक वर्ग शासन का काम करे, रक्षक वर्ग रक्षा करने का काम करे और व्यापारी वर्ग अपने उत्पादकों का उत्पादन करें। तो यहाँ अब हमारे ये समझ में आ गया कि तीनों वर्ग अपना अपना काम करें, किसी दूसरे के काम में दखल ना दें। यही न्याय है। प्लेटो इसी को न्याय मानते हैं और लिखते हैं कि अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्य का पालन करिए और दूसरे के कर्तव्य में हस्तक्षेप ना करिए, यही न्याय है। और इसका निवास स्थान अपने निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। यानी कि निवास स्थान कहाँ है? प्रत्येक आदमी की आत्मा में या फिर मन में है। इसलिए प्लेटो न्याय को आंतरिक ही मानते हैं। तो प्लेटो के विचार में यहाँ न्याय है कर्तव्य प्लस अहस्तक्षेप इक्वल टू न्याय। तो ये तो था सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिगत न्याय क्या है। तो यहाँ न्याय वो भावना है जो व्यक्ति को उनके कर्तव्य को पूरा करने में हेल्प करती है। जैसा कि प्लेटो ने बताया था कि इंसान में 3 तत्व यानी 3 सद्गुण होते हैं: बुद्धि, साहस और संयम। तो यहाँ बुद्धि औवत्य का एक गुण है, आत्मा साहस का, और संयम जो भूख है। तो न्याय इन तीनों सद्गुणों के बीच में बैलेंस बनाए रखता है। तो यहाँ पे प्लेटो का ये मानना था कि मानव के हर एक भाग को संतुष्ट करना चाहिए ताकि प्रत्येक भाग में सामंजस्य हो सके। क्योंकि जो लोग सामंजस्यपूर्ण हैं वे एक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण राज्य बना सकते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने गुण, आत्मा और भूख के अकॉर्डिंग अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो जाता है तो वह इंसान संतुष्ट हो जाता है। जैसे इस दुनिया में हमें क्या चाहिए? एक अच्छी सैलरी के साथ साथ एक परमानेंट जॉब, एक घर और एक फैमिली। ये सब होने पर हम संतुष्ट होंगे और एक खुशहाल जीवन जिएंगे। तो ये तो था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब हम बात करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पहली विशेषता है त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य। यानी जैसा कि हमें प्लेटो ने बताया था कि हर व्यक्ति में 3 सद्गुण होते हैं: बुद्धि, साहस और संयम, और व्यक्ति के इन्हीं गुणों से बनता है एक विराट राज्य। तो यहाँ पर ज्ञानवान शासक वर्ग, साहसी सैनिक वर्ग और इच्छा और संयम उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। इन तीनों वर्गों में सुंदर समन्वय ही न्याय की पुष्टि करता है और राज्य को आदर्श बनाता है। दूसरी विशेषता है कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। समाज में रहने वाले ये तीनों वर्ग जब अपने अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार मन लगाकर अपना अपना काम करते हैं और लोगों के काम में दखल नहीं देते तो वह कार्य कुशलता को ही प्राप्त नहीं करते बल्कि एक संपूर्ण एकताबद्ध राज्य का निर्माण भी करते हैं। तीसरी विशेषता है नैतिक सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधुनिक युग की तरह वैधानिक नहीं है बल्कि पूरी तरह नैतिक है। ये सभी के लिए न्याय की स्थापना करता है। ये मानव की पूर्ण नैतिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है लेकिन उसके कानूनी कर्तव्यों के नहीं। मतलब प्लेटो की न्याय की परिकल्पना पूरी तरह अवैधानिक नहीं है बल्कि आत्मिक है। यानी प्लेटो का सिद्धांत नैतिक है, कानूनी नहीं। चौथी विशेषता है व्यक्तिवाद विरोधी। प्लेटो व्यक्तिवादी नहीं बल्कि समष्टिवादी हैं। अपनी इस अवधारणा के आधार पर वह ये बताते हैं कि व्यक्ति का अपना कोई महत्व नहीं है,
उसका जो महत्व है वो समाज के सदस्य होने पर ही होता है और उसी रूप में वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में सक्षम होता है। पांचवी विशेषता है आंगिक एकता का सिद्धांत। तो यहाँ प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति और राज्य के बीच में एकता का प्रतिपादन करता है। तो यहाँ राज्य एक तरह से शरीर है और अलग अलग व्यक्ति और उनका वर्ग राज्य के अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं। उनमें शरीर की तरह ही आंगिक एकता है। जैसे शरीर से अलग होकर उसके अंगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ठीक वैसे ही बिना राज्य के व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। और छठी विशेषता है दार्शनिक शासक। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार दार्शनिक शासक ज्ञान की संप्रभुता का शासन है। वह राज्य को आदर्श रूप प्रदान ही नहीं करता बल्कि उसे स्थायी अनवरत भी बनाए रखता है। तो यहाँ पर प्लेटो ने अपने सिद्धांत में शासक को दार्शनिक रूप में स्थापित किया, यानी जो शासक होगा वो दार्शनिक गुणों से युक्त होगा। तो यहाँ ये तो थी प्लेटो के सिद्धांत की विशेषताएं। अब हम आगे देखते हैं कि प्लेटो के सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत में क्या अंतर है। तो यहाँ प्लेटो के न्याय सिद्धांत और आधुनिक न्याय सिद्धांत में ये अंतर है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिकता पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय सिद्धांत कानून पर आधारित है। प्लेटो का न्याय का उद्देश्य समाज के तीनों वर्गों पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय का अधिकारों पर। प्लेटो के न्याय का उद्देश्य समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना था, जबकि आधुनिक न्याय का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता या अधिकारों की कोई संकल्पना नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो आधुनिक न्याय इसी पर आधारित है। तो ये थे आधुनिक न्याय और प्लेटो के न्याय सिद्धांत में अंतर। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं दूसरे विचारक। न्याय सिद्धांत नैतिक है, वैधानिक नहीं। तो दूसरे जो विचारक थे उनका ये मानना था कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक चरित्र का है, आधुनिक युग की तरह वैधानिक या कानूनी चरित्र का नहीं है। अधिकार या दंड की व्यवस्था नहीं है। विचारकों ने यह आलोचना करते हुए कहा कि प्लेटो द्वारा बनाए गए सिद्धांत में वर्तमान समय की तरह व्यक्ति के अधिकारों तथा उसका उल्लंघन होने पर कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। उनका कहना था कि प्लेटो व्यक्ति के कर्तव्य निभाने की बात तो करता है, इसके साथ ही उनके संबंध में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन भी करता है, लेकिन अगर किसी के द्वारा अन्य व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है तो कानूनी दृष्टि से उसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं करता और न ही उल्लंघन करने वाले के लिए दंड की व्यवस्था करता है। तीसरी आलोचना है लोकतंत्र विरोधी। प्लेटो के आदर्श राज्य में बहुत सारे उत्पादक वर्ग सभी तरह के अधिकारों से वंचित है और शासन सत्ता संरक्षक वर्ग, जो कि एक छोटा संरक्षक वर्ग है, के हाथों में केंद्रित है। प्लेटो का सारा राजनीतिक चिंतन नगर राज्यों के संदर्भ में है। आज नगर राज्य इतिहास की एक वस्तु बन गए हैं और उनकी जगह एक विशाल आकार वाले राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। इतनी बड़ी जनसंख्या को व्यक्तिगत गुणों के आधार पर न तो विभाजित करना संभव है और न ही उस आधार पर उनके कर्तव्य का निर्धारण करना। मतलब यहाँ पर प्लेटो का न्याय आधारित राज्य का सिद्धांत समय के अनुसार नहीं होने के कारण न तो उपयोगी है और न ही व्यवहारिक। तो यहाँ हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत, उसकी विशेषताएं और उसके आलोचनाओं के बारे में जाना।